दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और यूनिट 3 की मेरे साथ पढ़ाई बिल्कुल एकदम जोरों शोरों से आपकी चल रही है। यूनिट 3 में हम सेकंड पार्ट तक आ चुके हैं। अभी तक मैंने बेसिक ट्रेनिंग और टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग मेथड ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। सेकेंड पार्ट के अंदर अपन परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में जानकारी लेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। ये अपन फर्स्ट पार्ट के अंदर पूरा देख चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, कितने डिफरेंट टाइप्स का होता है। पहले तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं किसे, तो बेसिक इसका मीनिंग जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। एक सेकेंड ऑन ही है। हाँ, बेसिक परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग क्या कहता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ रेगुलर व्यू ऑफ एन एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी यूज परफॉर्मेंस अप्रेजल टू डिटरमाइन विच एम्प्लॉय है कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द कंपनी ग्रोथ रिव्यू प्रोग्रेस रिवॉर्ड। यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब किसी भी एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी रही, उसने कितना उस कंपनी में सहयोग करा और कितना कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करा। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब, अच्छा ये पूरे एक साल की होगी, 1 ईयर परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना। नॉर्मली 1 ईयर की परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है कि एक साल की परफॉर्मेंस किसी एम्प्लॉय की कितनी रही, भैया उसने कितना काम किया, कितना आउटपुट दिया। और ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का यही मतलब नहीं कि उसने कितना प्रोडक्शन किया, उसने कितना प्रोडक्शन किया, उसका डिसिप्लिन भी चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? डिसिप्लिन। प्रोडक्शन तो है ही एक पैरामीटर, इसके अलावा डिसिप्लिन चेक किया जाता है, उसका एटीट्यूड चेक किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक की जाती है, उसने कितनी लीव्स ली है वो चेक किया जाता है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो किसी के भी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। यानी कि आप जब कॉलेज में जाते हैं तो केवल आपके टीचर्स जो हैं इंटरनल भी असाइनमेंट देते हैं, एक्सटर्नल भी देते हैं, और इंटरनल असाइनमेंट भी होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट भी होते हैं, इंटर्नशिप के भी मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं, प्रेजेंटेशंस भी होते हैं। तो यही सब मिलकर एक किसी का परफॉर्मेंस अप्रेजल बनता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब, अप्रेजल का मतलब ही बढ़ना होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब एक साल में जो बंदे ने आउटपुट दिया है, जो आउटपुट दिया है उसके आधार पे उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट करना, उसकी सैलरी को हाइक देना परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक साल में जो बंदे ने काम दिया है, आउटपुट दिया है, उसके आधार पे उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट करना परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जी। कौन कौन से मेथड हैं? डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके कौन कौन से मेथड्स हैं जरा ये देखिए, यहाँ पर लिखे हुए डिफरेंट मेथड्स बहुत ही आसानी से मैं समझा दूंगा। या तो ट्रेनिंग के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, या ये परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसके बस बाद में है, 3 क्वेश्चन बनते हैं पूरी तीसरी यूनिट से, ठीक है। पहला क्या है? 360 डिग्री अप्रेजल, जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैनेजर परफॉर्मेंस अप्रेजल, टेक्निकल परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय सेल्फ असेसमेंट, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और सेल्स परफॉर्मेंस। अब सर ये क्या है इतना सारा? 360 डिग्री क्या बोला गया? सॉरी, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा 360 तो हो रहा है, अभी 720 और शुरू हो गया है, 720 डिग्री अप्रेजल, ठीक है। क्या हुआ? 360 डिग्री और 720 डिग्री। अब ये क्या है? किसी भी एम्प्लॉय का, जो मिस्टर पिंटू है, उसका ओवरऑल इवैल्यूएशन करना, ना केवल उसके प्रोडक्शन पे बल्कि उसके डिसिप्लिन पे, उसके एटीट्यूड के, उसके वर्किंग स्टाइल पे, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर। मतलब केवल उसके प्रोडक्शन को सेंटर न मानते हुए, उसके आउटपुट को सेंटर न मानते हुए, उसके वे ऑफ बिहेवियर, उसका ग्रुप डिसीजन एबिलिटी, उसकी डिसिप्लिन, वो रोज टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छुट्टियां कम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, छुट्टियां लेता है तो प्रॉपर अपने एचओडी के साइन करा के ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वर्किंग आवर्स कितने हैं उसके, इन सारे पैरामीटर्स पे जब वो चेक किया जाता है, यानी कि डिफरेंट सर्वांगीण, यानी कि हर तरफ से जब किसी बंदे को चेक किया जाता है तो वो 360 डिग्री कहलाता है। अरे कंपास पड़ा है ना, ये क्या हुआ? 180 डिग्री हुआ। जब ओवरऑल पूरा चेक कर लिया, 180 प्लस 180 क्या हुआ? 360 हुआ, बराबर है। और जब यही साल में 2 बार कर लिया जाए, वैसे तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने स्टार्ट में बोला 1 बार होगा, लेकिन यही साल में 2 बार कर लिया जाए तो 720 डिग्री अप्रेजल सिस्टम
कहलाता है। इसके अलावा क्या है, जनरल परफॉर्मेंस सिस्टम है, सेल्फ इवोल्यूशन है, यानी कि आप ही बताइए आपको 10 में से हम कितने नंबर दें, 5 दें, 7 दें, 8 दें। इसके अलावा कोई टास्क दे दी जाती है, इसके अलावा सेल्स परफॉर्मेंस पे चेक करी जाती है, इसके अलावा आउटपुट यूटिलाइजेशन होता है, इसके अलावा वर्किंग आवर्स होता है। ये डिफरेंट मेथड है, आप पढ़ोगे आपको बहुत बुक के अंदर इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। मतलब आप किसी का इवोल्यूशन यानी कि उसकी जांच करना किन किन आधार पे कर सकते हो, उसके टाइम के आधार पे कर सकते हो, उसके आउटपुट के आधार पे कर सकते हो, उसके एटीट्यूड के आधार पे कर सकते हैं, उसके डिसिप्लिन के आधार पे करा जा सकता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, किसी के भी आउटपुट जस्टिफाई करने के लिए उसके ग्रुप बिहेवियर के आधार पे हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये सबका हो जाए तो 360, साल में 2 बार हो तो 720, और आधी बार हो, अगर 360 का हाफ किया जाए तो पहले 180 हुआ करता था, फिर 360 हुआ, फिर अब 720 तक आ गए। यही इवैल्यूएशन अगर खुद करवा दिया जाए तो सेल्फ, ग्रुप में हो तो ग्रुप में कोई टास्क रिलेटेड कर दिया जाए, यानी कि किसी टास्क के आउटपुट की बात करा जाए तो टास्क रिलेटेड इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब अगला जॉब इवैल्यूएशन। अब जॉब इवैल्यूएशन का मतलब तो अपन पहले ही समझ गए, फिर भी बाद में आया है तो चलिए समझ लेते हैं। जॉब इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक वे टू डिटरमाइन द वैल्यू एंड द वर्थ ऑफ द जॉब रिलेशन टू द अदर जॉब, है ना। इट राइट, वहां पे अपन ने एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन करा था, ये क्वेश्चन बन रहा है जॉब के इवैल्यूएशन का, सिस्टमैटिक कंपैरिजन बिटवीन द जॉब, यानी कि ए जॉब है। अब ये ए जॉब क्या है, एक स्टोर मैनेजर की, किसकी है, स्टोर मैनेजर, और इसकी डिफरेंट जॉब्स के साथ रिलेशन होगी, प्रोडक्शन वाले के साथ भी होगी, मार्केटिंग वाले के साथ भी होगी, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ भी होगी, और एचआर डिपार्टमेंट के साथ भी होगी ना। एक कंपनी में एक जॉब डिफरेंट से इंटर रिलेटेड होती है, तो ये जब डिफरेंट से इंटर रिलेटेड होती है तो यही तो कहलाता है हमारा कि डिफरेंट काइंड, इसी को तो जॉब इवैल्यूएशन बोलते हैं, यानी कि एक जॉब का डिफरेंट जॉब्स के एस्पेक्ट से वर्थ चेक करना कि ये स्टोर मैनेजर की वास्तविकता में जरूरत है कि कंपनी ने इसको ऐसे ही रख रखा है, यही तो जॉब इवैल्यूएशन कहलाता है कि एक किसी पर्टिकुलर जॉब का डिफरेंट जॉब्स के साथ असेसमेंट करना और चेक करना कि ये कंपनी के लिए कितना वर्थी है, ये जॉब इवैल्यूएशन कहलाता है। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि किसी जॉब का आउटपुट यानी कि उसकी यूटिलिटी चेक करना ही जॉब इवैल्यूएशन कहलाता है। कोई कहता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट से चेक करो, कोई कहता है कि, तो सर हम क्या लिखें, सबसे अच्छा मेरे को इसके अंदर लगता है कि किसी जॉब की खुद की यूटिलिटी चेक करना कि उसकी क्या उपयोगिता है, यानी कि इस मार्कर की इस ब्लैक बोर्ड के लिए क्या उपयोगिता है। भैया मार्कर के बिना क्या ब्लैक बोर्ड चलेगा, अरे चल रहा है, तो इसकी उपयोगिता बहुत कम है, लेकिन ये थोड़ा सा लिखने में हेल्दी हो जाता है, आसानी से अपन लिख सकते हैं, इसलिए मार्कर का यूज होता है। तो क्या है भैया, तो किसी जॉब की, पर्टिकुलर जॉब की क्या उपयोगिता, आपके लिए आपके मोबाइल की क्या उपयोगिता, बहुत हाई है सर, ठीक है, आपके लिए और किसी चीज की क्या उपयोगिता है, अरे इंटरनेट की सर उससे भी हाई है, ठीक है, कैलकुलेटर की क्या उपयोगिता है, सर बहुत कम है, मोबाइल से ही हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये है आपकी यूटिलिटी। तो इसी अकॉर्डिंग कंपनी इवैल्यूएट करती है किसी भी पर्टिकुलर जॉब की यूटिलिटी के आधार पे कि उसकी क्या उपयोगिता है, यही जॉब इवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, यानी कि कौन से मेथड के थ्रू जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। ये एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है, तीसरा और लास्ट क्वेश्चन बनता है थर्ड यूनिट का कि जॉब इवैल्यूएशन के मेथड बताइए, तो ट्रेनिंग के मेथड पूछ लेगा, या जॉब इवैल्यूएशन के मेथड पूछ लेगा, या परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड पूछ लेगा। 3 मेथड के क्वेश्चन है थर्ड यूनिट में से, ठीक है। जिनको टॉप करना है वो तीनों याद करना, और जिनको पास होना है वो 1 या 2 याद करके चले जाना, वो भी ट्रेनिंग वाला या जॉब वाला, ठीक है। अब उसके अंदर नॉन एनालिटिक मेथड है और एनालिटिक मेथड है, सारे अपन डिटेल में देख लेते हैं। रैंकिंग, जॉब ग्रेडिंग, फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट रैंकिंग। अब ये क्या है, नॉन एनालिटिक, ठीक है। तो ये इसमें फर्स्ट था नॉन एनालिटिक वाले के अंदर कौन सा मेथड है, रैंकिंग मेथड। ये रैंकिंग का मेथड का मतलब जॉब इवैल्यूएशन करते समय हम एक जॉब को रैंक दे देते हैं इन ऑर्डर टू बेस ऑफ ईच पोजीशन प्रिस्क्राइब वैल्यू इन रिलेशनशिप द अदर। यानी वापस से आता हूं, यानी कि ए मैनेजर है, बी सुपरवाइजर है, और सी डी और ई, सी डी ई ये लेबर है,
अब तीनों को रैंक दे दो कि कौन सी जॉब ज्यादा जरूरी है, किसके होने के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो मैनेजर होगा तो ये काम होगा, तो मैनेजर को रैंक दे दो नंबर 1। सुपरवाइजर को होगा तो काम होगा नहीं, लेबर को नंबर 2 दोगे। और सुपरवाइजर 3, अरे सुपरवाइजर नहीं होगा तो मैनेजर सुपरवाइजर का काम देखेगा और इन तीनों को रेगुलेट करेगा। याद रखना इसमें रैंकिंग मैंने क्या दी है, मैनेजर को नंबर 1, लेबर को नंबर 2। अब सर लेबर ही नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, तो हाँ मैनेजर लेबर का काम करेगा ऐसा। तो अगर मैनेजर अगर लेबर का काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है किसी कंपनी में तो वो लेबर का नंबर 1 आ जाएंगे। यानी कि किसी जॉब की यूटिलिटी के आधार पे हमको चेक करना होता है कि उसकी क्या मतलब प्रोडक्टिविटी है या उपयोगिता है हमारी कंपनी में, उस अनुसार रैंकिंग दे दे। जो सबसे ज्यादा उसको नंबर 1, जो सबसे कम उसको नंबर डिसेंडिंग। अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग अपने मर्जी से किया जा सकता है, ठीक है। जो सबसे कम हो उसको छोटी संख्या दे दी जा सकती है, जो सबसे ज्यादा हो उसको भी बड़ी संख्या दे दी जा सकती है। कंपनी टू कंपनी वेरी कर लेता है। ये हो गया आपका रैंकिंग मेथड कंप्लीट। दूसरा क्या कह रहा है, ग्रेडिंग मेथड। इसमें क्या करना है, ग्रेड दे देना। ए जैसे अभी अपन ने रैंक दी थी ना, सेम ग्रेडिंग मेथड के अंदर जेनरिक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे ग्रुप टुगेदर रिफ्लेक्ट देयर लेवल ऑफ स्किल एंड रिस्पांसिबिलिटी। यानी अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको ये करना है, यहाँ मैनेजर 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 3 मैनेजर मैंने बना दिए, M1 M2 और M3 जल्दी से बना दिए, ठीक है। और इनके नीचे सुपरवाइजर बना दिया S1, ठीक है, S2 और S3। 3 मैनेजर बना दिए एक ही डिपार्टमेंट में और लेबर बना दिए L1 और L2, ठीक है, L3 L4 और यहां पे भी लेबर बना दिए L5 और L6। तो जब हम ग्रेडिंग देने के लिए आए तो मैनेजर को मैंने ग्रेडिंग दे दी A, सुपरवाइजर को ग्रेडिंग दे दी C और लेबर को ग्रेडिंग दे दी B। तो ये मैंने अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में ABC भी दे सकते हो, XYZ भी दे सकते हो, राम रहीम मोहन भी दे सकते हो, आनंद व्यास सर भी दे सकते हो, जो आपको ग्रेडिंग। अच्छा ग्रेडिंग में फिर बच्चे कहेंगे सर ग्रेडिंग तो हमेशा A प्लस B प्लस C प्लस होती है। अरे वो लिखने का कोडिंग है केवल, फिर रिगिड बन जाते हैं बच्चे कि A और A प्लस ही ग्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं है, A और A प्लस ग्रेडिंग क्योंकि वो सर्वसम्मति से मान लिया गया क्योंकि A इज द फर्स्ट अल्फाबेट इन द डिक्शनरी, तो इसलिए हमने A और A को मान लिया। आप भैया राम रहीम मोहन दो ना, आप श्याम राम मोहन दो, आपकी इच्छा। तो बट वो कोडिंग है बेसिकली। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि राम इक्वल टू हायर वर्जन, श्याम इक्वल टू मिडिल वर्जन, है ना, रहीम इक्वल टू हायर वर्जन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन ने 3 ग्रेडिंग दी A, B और C। तो जिसकी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको अपन ने फर्स्ट रखा, मैनेजर ज्यादा इंपॉर्टेंस, लेबर उसके बाद और सुपरवाइजर मिडिल में। ये 3 तरीके की ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया। बात समझ में आई? ये नॉन एनालिटिकल यानी कि कॉमन एट्रीब्यूट के आधार पे हमने ग्रेडिंग दे दी थी, वहां पर उसकी यूटिलिटी के आधार पे एडिंग दे दी थी। अब क्या कह रहे हैं, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है भैया, यही चल रहे थे, देखो ये, हाँ ये रैंकिंग निपटा दी, एक जॉब ग्रेडिंग। अब ये फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट रैंकिंग बच गया है एनालिटिकल्स में, ठीक है। अब ये फैक्टर कंपैरिजन क्या कह रहा है, ये रहा फैक्टर कंपैरिजन कह रहा है, लाइक टू पॉइंट फैक्टर मेथड इन द स्ट्रेटजी हैज द जॉब फैक्टर आइडेंटिफाई अंडर प्राइमरी ग्रुप्स एंड ईच फैक्टर इज असाइन्ड अ डॉलर वैल्यू एज अपोजिट of the point value. As it tend to be more complex, a few organization employee method, it can be also as a communicate to employees and there is a inherent degree of subjectivity involved in the determining the dollar value. अभी डॉलर वैल्यू की जगह रुपए वैल्यू कर देना, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, फैक्टर मेथड ये कह रहा है, फैक्टर मेथड ये भैया ऐसा कह रहे हैं कि जो आपकी प्रोसेस है, मींस के रॉ मटेरियल परचेस, ये प्रोसेस, मार्केटिंग और सेल्स, ये एक मैंने प्रोसेस बनाई, ठीक है, प्रोडक्ट सेल होने की A B C और ये, हाँ। तो ये जब मैंने प्रोसेस बनाई तो ये रॉ मटेरियल प्रोसेस थर्ड और ये फोर्थ। अब इसके अंदर भी प्रोसेस के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होगी। जैसे शर्ट बनानी है तो शर्ट बनाने के लिए भैया बहुत सारी प्रोसेस होती है। पहले नाप लिया जाता है, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर स्टिचिंग होती है और फिर
फाइनल अल्टर अगर करना हो तो ठीक, नहीं तो ग्राहक को दे दी जाती है। तो ये सेल्स तक होगा। तो एक ही प्रोसेस के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस भी हो सकती है। यानी एक कंपनी जो कार बनाती है, मान लीजिए उसको ब्रेक भी लगाने हैं, गियर भी लगाने हैं, कलर भी करना है, सीट बेल्ट भी लगाने हैं, सीट कवर भी लगाने हैं, एंड नंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट हो गए। तो प्रोसेस के आधार पे जब हम फैक्टर डिटरमाइन कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 4 प्रोसेस होती है। कितनी प्रोसेस होती है? 1 2 3 4 प्रोसेस होती है। A इज मोर फ्रूटफुल, तो इसको मैंने दे दिया A। B थोड़ा लेस है तो इसको दे दिया C। थर्ड सबसे खराब है तो इसको दे दिया D। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है तो हो गया इसका B। तो मीन्स हमने इंपॉर्टेंस के आधार पे जब वर्क को डिवाइड कर दिया, इंपॉर्टेंस के आधार पे जब वर्क को डिवाइड कर दिया और उनको एक ग्रेडिंग दे दी या रैंक दे दी, तो वो फैक्टर इवोल्यूशन मेथड हुआ। कौन सा मेथड हुआ? फैक्टर। यानी कि हमने प्रायोरिटी फिक्स कर दी। अरे भैया पहले स्टिचिंग होगी, ये स्टिचिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यानी कि टाके कोई भी लगा सकता नहीं है, इंपॉर्टेंट आदमी है। नाप लेना, अरे ये सबसे ज्यादा एक्सपर्ट आदमी बुलाना पड़ेगा, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट इवोल्यूशन का मेथड हुआ, ठीक है। जिसके ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्यादा आएगी वो प्रोसेस पहले कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पॉइंट रैंकिंग मेथड। अब ये पॉइंट रैंकिंग मेथड क्या कह रहा है? मेथड इवैल्यूएटिंग जॉब द पर्पस ऑफ द सेटिंग वेजेस एंड सैलरी लेवल इन व्हिच अ नंबर ऑफ comprehensible job factors are identified, each factor divided into the degree level and the points are assigned into the each level job। अब ये पॉइंट रैंकिंग मेथड क्या कह रहा है? अभी तक तो अपन ने रैंकिंग मेथड देखा था, यानी अपन ने वर्क को रैंक कर दिया था। ये पॉइंट रैंकिंग कह रहा है कि सैलरी के आधार पे जिसकी सैलरी ज्यादा, सैलरी या वेजेस, सैलरी एंड वेजेस के आधार पे हमको उसको पॉइंट देने हैं। क्या देने हैं? पॉइंट देने हैं। जिसकी ज्यादा सैलरी उसको ज्यादा पॉइंट, और जिसके ज्यादा पॉइंट उसकी ज्यादा बड़ी अरे रैंकिंग। पहले हमने रैंकिंग किस आधार पे दी थी? उसकी यूटिलिटी के आधार पे। अब हम किस आधार पे देंगे? अब हम देंगे उनकी सैलरी और वेजेस के आधार पे, लेकिन उसको डिटरमाइन करने का तरीका है पहले उसको पॉइंट में कन्वर्ट करो और पॉइंट से रैंकिंग पे लाओ। आई होप क्लियर हो गया। बहुत ही इजी है। यानी कि ज्यादा सैलरी वाला मैनेजर होगा उसके ज्यादा पॉइंट होंगे, ज्यादा पॉइंट होंगे बड़ी रैंकिंग आएगी। छोटी सैलरी वाला मैनेजर है उसके छोटे पॉइंट हैं तो उसकी कम रैंकिंग आएगी। तो उसी अकॉर्डिंग हम पॉइंट रैंकिंग मेथड उसकी जॉब के इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। ये अपन ने एम्प्लॉय पॉइंट रैंकिंग मेथड अपन लास्ट चल रहे थे। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ तक पूरी की पूरी सेकंड यूनिट आपकी, सॉरी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई है। फोर्थ यूनिट भी जल्दी आ जाने की पूरी संभावना है। कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज लेट मी नो। और फोर्थ सेमेस्टर वालों के भी वीडियो जल्दी आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।